हर साल यहाँ से कई सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। एंड अगर आप बैच में ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, तो भी आप इस समरी सेशन को एटलीस्ट 2x पे एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी मेजर कॉन्सेप्ट या कोई मेजर डेटा मिस ना हो जाए। चीजें दिमाग में एक और बार घुस जाएंगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके दिमाग में चीजें लंबे टाइम तक टिक पा रही होंगी, आप बेटर वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। और ये सेशन भी कोई बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला है। इट इज हार्डली गोइंग टू लास्ट अबाउट एन आवर। सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर क्लियर हो जाएगा विद ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी कवर्ड इन अ वेरी 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 क्रिस्प वे। जो कि मैं आपको हर समरी सेशन और रिवीजन सेशन से पहले सलाह देता हूं, वही सलाह मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। मेरे दोस्त, आपको इस समरी सेशन के नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको इस समरी सेशन को फॉलो करना है, अच्छे तरीके से देखना है। चीजों को समझने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए आपकी आंखों के सामने 3 में से 1 चीज कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए। या तो आपकी आंखों के सामने एनसीईआरटी बुक रखी हो, या आपकी आंखों के सामने बॉटनी मेड इजी नाम की किताब रखी हो, या आपकी आंखों के सामने हमारे बैच के नोट्स रखे हो। इन तीनों में से कोई एक चीज आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, उसको देखते जाइए, इस समरी सेशन को साथ साथ देखते रहिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कोई डेटा आपको ऐसा लगे जो कि आप भूल सकते हैं, कोई बात आपको ऐसी लगे जो कि आपके दिमाग में नहीं रही आफ्टर वॉचिंग द बैच लेक्चर्स, उस बात को बस आप रफ कॉपी में एक बार लिख सकते हैं, जिससे आपका कॉग्निशन जो है वो सेट हो जाए। आप एक बार चीजों को हाथ से लिख कर देखेंगे तो दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक चीजें रुक पाएंगी। तो मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है सेल साइकिल सेल डिवीजन। सबसे पहले तो खोपड़ी पे चमेली का तेल लगाकर नाम में घुस जाते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 2 शब्द है यहाँ पर, एक सेल साइकिल, एक सेल डिवीजन। सर, सेल डिवीजन तो कहीं दिखेला लगता है शब्द। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सेल डिवीजन के बारे में सुना होगा कि एक सेल जो है जब वो फुचुक करके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसी को सेल डिवीजन कहा जाता है। डिवीजन में भी डिवाइड वर्ड छुपा हुआ है, यानी एक सेल के यहाँ 2 टुकड़े हो जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ए सेल डिवीजन। लेकिन मेरे दोस्त, जब आप एक सेल को 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो क्या बस एक सेल को आप बीच में से काट देते हैं, बस इतना ही करना है हमको? नहीं सर, समझ लीजिए हमारे पास एक पेरेंट सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक पेरोक्सिसोम है। अगर इस सेल को मुझे 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या दोनों डॉटर सेल्स में एक एक न्यूक्लियस, एक एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक एक क्लोरोप्लास्ट, एक एक पेरोक्सिसोम देना होगा? बिल्कुल देना होगा। तो भैया, पेरेंट सेल जो है इसके पास जितना भी मटेरियल है, इसको पहले हमें डिवाइड करना होगा। इसको बेसिकली हमको 2-2 में कन्वर्ट करना होगा। एक न्यूक्लियस है तो 2 न्यूक्लियस बनाने पड़ेंगे दोनों डॉटर सेल्स के लिए, एक एक। एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाने पड़ेंगे दोनों डॉटर सेल्स के लिए, एक एक। एक क्लोरोप्लास्ट है तो 2 क्लोरोप्लास्ट बनाने पड़ेंगे, एक पेरोक्सिसोम है तो 2 पेरोक्सिसोम बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपके दोनों डॉटर सेल्स के पास बराबर कंटेंट आ पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल साइकिल क्या है मेरे भाई? एक सेल से 2 सेल बन जाने तक जितने भी प्रोसेसेस बीच में आते हैं, इन सबको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। यानी इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। भाई, एक सेल है, इसने अपने सारे के सारे कंटेंट को मल्टीप्लाई कर लिया और आपके 2 सेल्स को बांट दिया। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है, ये आगे चल के और बड़ी होंगी, ये भी फर्दर डिवाइड करेंगी, 4 सेल्स बन जाएंगे। ये चारों सेल आगे चल के ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, 8 सेल बन जाएंगे। यानी ये जो प्रोसेस है ये लगातार होता ही रहता है, इसीलिए इसे साइकिल बोला गया। एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इस तरीके से जो गिनती है ये चलती ही रहेगी। इसीलिए इस प्रोसेस को सेल साइकिल बोला। तो सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल का 2 सेल में टूट जाना, बस। लेकिन सेल साइकिल में कई सारी चीजें आ रही हैं। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बने, सेल का साइज बढ़ा, जितनी भी चीजें थी सेल में उन सबका नंबर आपको डबल करना पड़ा। ये सारी चीजें आपकी सेल साइकिल में आ रही होती है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग अमेजिंग लेक्चर ऑफ सेल साइकिल सेल डिवीजन। सबसे पहली लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी है वो ये है कि ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। यानी दुनिया के जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी बॉडी का पहला सेल कौन सा था? सर, जाइगोट ही तो था। फादर साहब से गैमीट आया जिसका नाम था स्पर्म, मदर से गैमीट आया जिसका नाम था ओवम। स्पर्म और ओवम फ्यूज कर गए यानी फर्टिलाइज कर गए और पहला सेल बना जाइगोट।
अब इस जाइगोट के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी डीएनए है, यानी जाइगोट के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि नेसेसरी है हमारी पूरी बॉडी तैयार करने के लिए। तो इस जाइगोट निरंतर अपने आप को डिवाइड करता रहेगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। आपकी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा शरीर तैयार हो जाएगा फ्रॉम अ सिंगल सेल, क्योंकि उस सेल ने बार 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 सेल साइकिल परफॉर्म की है, सेल डिवीजन किया है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज सो इंपॉर्टेंट। भैया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, these are characteristics of cell and of living organisms। मतलब चाहे कोई सेल हो चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिखाते ही दिखाते हैं। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में हमेशा याद रखिएगा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेल जो है इनका साइज टाइम के साथ बढ़ता रहता है, इनके साइटोप्लाज्म का अमाउंट टाइम के साथ बढ़ता रहता है, तो सेल भी ग्रो करते हैं। और आप जब पैदा हुए थे तो चिंगे मिंगे से थे, छोटे से थे, और आप भी ग्रो करके आज एक बहुत बड़ा शरीर लेकर बैठे हुए हो। तो चाहे सेल हो चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ग्रो करते ही करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन करना भी हमारा एक फीचर है। चाहे सेल हो ये भी रिप्रोड्यूस करेगा, यानी ग्रो करके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनको भी अपनी अगले जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोड्यूस करना होता है। यानी चाहे सेल हो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, दोनों की प्रॉपर्टीज हैं ग्रोथ दिखाना और रिप्रोडक्शन करना। अब ये जो साइकिल है ग्रोथ की और डिवीजन की, ये लगातार चलती रहती है और मिलियंस ऑफ सेल्स बनते रहते हैं। समझ लीजिए ये एक सेल है, ये सेल ग्रो किया, फिर दो सेल्स में टूट गया, फिर दो सेल्स बने, ये ग्रो किए, दो दो और सेल्स बना बैठे, टोटल 4 सेल बन गए, फिर चारों सेल ग्रो किए, फर्दर और डिवाइड कर बैठे, 8 सेल बना बैठे। तो ऐसे होते होते सेल साइकिल क्या हो जाएंगी, हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी। यानी सेल जो है ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, नए सेल्स जो बने हैं वो फिर ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, नए सेल्स जो बने हैं वो अगेन ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन चलती ही रहती है और आपके पास लाखों करोड़ों सेल्स इकट्ठे हो सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल साइकिल कह रहे हैं मेरे भाई। तो सेल्स डिवाइड क्यों करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेरी क्लियरली। हमें सेल डिवीजन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें यह तो पता लगे कि सेल डिवाइड करते क्यों हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए आपके पास एक सेल है, मैंने बताया कि सेल में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो इसका साइटोप्लाज्म बढ़ा। तो यहां पर न्यूक्लियस है छोटा सा और इतने छोटे से साइटोप्लाज्म को ये अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अब न्यूक्लियस का साइज उतना ही है, लेकिन मेरे भाई साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा हो गया, तो ये न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया इस सेल को मैं दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता हूं और दो न्यूक्लियस भी बना देता हूं। तो एक न्यूक्लियस इस आधे पार्ट का ख्याल रख लेगा, एक न्यूक्लियस इस आधे पार्ट का ख्याल रख लेगा, और ये जो सेल है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। यानी आपने क्या किया, एक न्यूक्लियस को छोटा सा इलाका दे दिया, फिर से दूसरे न्यूक्लियस को भी छोटा सा इलाका दे दिया। तो अब न्यूक्लियस को कम इलाके को कंट्रोल करना है तो वो बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। यानी कोई सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। जब सेल एक लिमिट से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो सेल में गड़बड़ियां होना स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इस पूरे सेल को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उस टाइम पर न्यूक्लियस कोशिश करेगा कि सेल के दो टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों टुकड़ों में एक एक न्यूक्लियस भेज दिया जाए, जिससे एक एक न्यूक्लियस को बहुत छोटा इलाका संभालना पड़े। तो यहां पर क्या होता है दोस्त, जब सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता है तो सेल का साइज बढ़ जाता है, और जब सेल का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस उतना ही रहेगा। तो न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म कम हो गया मेरे भाई, एंड साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस बढ़ गया, क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा है तो सी ऊपर है तो बढ़ेगा, और एन जो है सेम रहा है तो सी नीचे है तो घटेगा। तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, सेल को डिवाइड कर देते हैं टू रिस्टोर दिस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जिससे कि ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है ये दोबारा से आपका क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए, दोबारा से करेक्ट हो जाए। अभी न्यूक्लियस जो है छोटा है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। जब आप साइटोप्लाज्म के दो टुकड़े कर देंगे और दोनों टुकड़ों में एक एक न्यूक्लियस भेज देंगे, न्यूक्लियस की भी कॉपी बना के, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दोबारा से करेक्ट हो जाएगा, दोबारा से सही हो जाएगा। अब मेरे भाई सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल में काफी सारी चीजें आती हैं। मैंने आपको बताया सेल साइकिल मतलब एक सेल से
दो सेल बन जाने तक जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं बीच में, चाहे वो सेल का बड़ा होना हो, चाहे उस सेल में जितना भी सामान है इसका डबल होना हो, ये सारी चीजें सेल साइकिल में इंक्लूड होती हैं। तो सेल साइकिल में कई सारी चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, भैया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं बन रहे हैं, सेंट्रियोल नहीं बन रहे हैं, सारी की सारी चीजें। डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए का आपको अमाउंट डबल करना है, आपको अब 2 डॉटर सेल्स में डीएनए भेजना है। तो समझ लीजिए ये जो सेल था इसमें एक्स डीएनए था, एक्स। अब मेरे भाई इसको अपना डीएनए का अमाउंट डबल करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, जिससे क्या कर सके, एक्स भेज सके एक डॉटर सेल में, एक्स भेज सके दूसरे डॉटर सेल में। तो डीएनए की रेप्लिकेशन करना जरूरी है, जिससे दोनों डॉटर सेल्स को इंटैक्ट जीनोम मिले, एकदम पेरेंट जैसा ही जेनेटिक मटेरियल मिले। सेल भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तो ये भी आपका सेल साइकिल का पार्ट है। और उसके बाद एंड में सेल के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो सेल डिवीजन हो जाएगी, यानी सेल डिवीजन भी सेल साइकिल का ही एक पार्ट है। तो ये सारी चीजें सेल साइकिल के अंदर आ रही हैं। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेट होना, डीएनए का नया बनना, सेल ग्रोथ होना, सेल डिवीजन होना, ये सारी चीजें बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि क्या सब ठीक से चल रहा है या नहीं। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं इनका नाम है साइक्लिन्स। पहला मॉलिक्यूल है साइक्लिन और दूसरा है सीडीके, जिसे हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। तो ये जो साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं, ये जो साइक्लिन और सीडीकेज हैं, ये पूरे के पूरे सेल साइकिल को बढ़िया तरीके से रेगुलेट करते हैं, बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये आपने देखा, ये आपने जाना। अब अलग अलग सेल्स की जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की डिफरेंट हो सकती है। जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ये 20 मिनट में ही क्या कर सकता है, एक सेल से 2 सेल बना सकता है। ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, ये लगभग 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट में एक सेल से 2 सेल बना सकता है। ह्यूमन सेल को, यानी कि अगर ह्यूमन के चीक सेल को, जो कि टिपिकल एनिमल सेल था, इसको अगर आप कल्चर में रखें, लैब में ग्रो कराएं, तो ये 24 घंटे में एक सेल से 2 सेल बना सकता है। अगर आप हमारे अडल्ट हार्ट सेल्स की या न्यूरॉन्स की बात करें, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करते। ये जो है एक बार बन गए तो बन गए, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, एक्सेप्शनल सेल्स हैं। और लाइनिंग ऑफ स्टमक की अगर आप बात करें, तो हमारे पेट की जो लाइनिंग है वो छिल जाती है, एक्सकोरिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ द HCl। क्योंकि हमारे पेट में एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो पेट की वॉल के साथ टकराता है और उसके सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करता है। तो ये जो स्टमक की लाइनिंग है, ये भी हमें हर 3-4 दिन में एक बार बदलनी पड़ती है। तो एक हफ्ते में 2 बार ये लाइनिंग बदल रही होती है। तो आप कह सकते हैं एक बार इस लाइनिंग को बदलने के लिए 3-4 दिन का टाइम हमें देना पड़ेगा। यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग टाइप ऑफ सेल एक ही ऑर्गेनिज्म के क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया अलग है, ईस्ट अलग है, ह्यूमन अलग है, तो इनका टाइम भी डिफरेंट है। ह्यूमन में ही अगर आप चीक सेल देखोगे, हार्ट सेल देखोगे, स्टमक सेल देखोगे, तो इनका टाइम भी अलग अलग है। ये अलग अलग टाइम पर सेल साइकिल शो कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं, 2 नए सेल्स बना सकते हैं। अब मेरे दोस्त, यहां पर हम सेल साइकिल के अंदर घुसने वाले हैं, यानी हम देखने वाले हैं कि एक सेल को 2 सेल में कन्वर्ट करने के लिए किन किन प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो फेज होता है सेल साइकिल का, इसे हम इंटरफेज कहते हैं। और ये इंटरफेज जो है, इसको प्यार से रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। रेस्टिंग फेज इसीलिए नहीं कहते कि यहां पे सेल रेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां तो सेल सबसे ज्यादा काम करता है। भाई आगे जाके तो बस न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पूरी की पूरी तैयारी हो रही है सेल डिवीजन की, इसीलिए इसे प्रेपरेटरी फेज कहा कि यहाँ प्रेपरेशन हो रही है। या इसे रेस्टिंग बस इसीलिए कहा कि यहाँ पे सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तैयारी चल रही है, डिवीजन यहाँ नहीं हो रही, बस उसीलिए रेस्टिंग कहा। बाकी सेल यहाँ पर खूब काम कर रहा होता है, रेस्ट नहीं मार रहा होता। तो सेल साइकिल का लगभग 95% से भी ज्यादा टाइम इंटरफेज में लगता है। यहां पर आपका सेल भी ग्रो करता है, ऑर्गेनेल्स भी डुप्लीकेट करती हैं, डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। तो जो इंटरफेज है, इसको हम 3 सब फेजेस में बांटते हैं, G1 यानी गैप 1, S यानी सिंथेसिस एंड G2 यानी गैप 2। ये 3 आपके सब फेजेस हैं इंटरफेज के, G1, S एंड G2। अब मेरे दोस्त, दूसरा जो फेज है, इसे एम फेज या इसे माइटोसिस भी कहा जाता है। एंड एम फॉर एम फेज, एम फॉर माइटोसिस, इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी होगी। ड्रामेबाजी क्यों? क्योंकि यहां चीजें आपकी क्या होंगी, सेपरेट हो रही होंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी 2 डॉटर सेल्स में।
यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस बने हैं, है ना, वो दो न्यूक्लियस भी आपके सेपरेट होंगे और उसके बाद सेल के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो आपके सेल में चीजें हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है कि भाई मुझे ये चीज दे दो, तुम ये चीज ले लो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ड्रामेबाजी है बंटवारे की, ये सारी ड्रामेबाजी यहां पर होगी। अब इंटरफेज में मोर देन 95% टाइम लग गया था सेल साइकिल का, तो लेस देन 5% टाइम आपका यहां पर लग जाएगा। और यहां पर एम फेज में दो चीजें होती हैं। पहली कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो यहां न्यूक्लियस के भी दो टुकड़े होंगे एंड उसके बाद क्या होगी मेरे भाई, साइटोकाइनेसिस भी होगी, यानी सेल के भी दो टुकड़े हो जाएंगे। तो इंटरफेज में डिवीजन की तैयारी हो रही है एंड मेरे दोस्त एम फेज जो है वहां न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। एक्चुअल डिवीजन जो है कहां पर हो रही है, एम फेज में हो रही है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले अगर आप किसी भी सेल को देखेंगे तो ये जो सेल है ये आपका इंटरफेज में जाएगा, यानी सेल डिवीजन की तैयारी करेगा, फिर डिवाइड हो जाएगा, एम फेज में जाएगा। फिर ये जो दो सेल बनेंगे तैयारी करेंगे, इंटरफेज में जाएंगे, फिर डिवाइड कर जाएंगे, एम फेज में जाएंगे। यानी इंटरफेज के बाद एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर एम फेज। इस प्रकार से ये जो फेजेस है ये रिपीट होते रहते हैं। यानी दो इंटरफेजेस के बीच में एक एम फेज आता है और दो एम फेजेस के बीच में एक इंटरफेज आता है। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एम फेज आएगा दो सक्सेसिव इंटरफेज के बीच में, यहां इंटरफेज लिख लीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा। एंड इंटरफेज जो है दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में आएगा। दो एम फेज के बीच में इंटरफेज, दो इंटरफेज के बीच में एम फेज, ये आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ये इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए हमने एक पूरी सेल साइकिल बना दी है। अब ये सेल साइकिल है, समझ लीजिए यहां पर हमारे पास एक सेल था, ठीक है। ये सेल जो है सबसे पहले इंटरफेज में घुसेगा, इंटरफेज में घुसेगा मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इंटरफेज मोर देन 95% टाइम लेता है, तो इसको बड़ा बनाया है हमने सेल साइकिल में। तो इंटरफेज के तीन सब पार्ट्स थे, सबसे पहले G1 यानी गैप 1, फिर S फेज यानी सिंथेसिस फेज, फिर G2 यानी गैप 2। तो पहले G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा। उसके बाद मेरे दोस्त आपका एम फेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा, जहां दो काम हो रहे थे। पहला आपका कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यहां हो गया। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द सेल, तो सेल के दो टुकड़े यहां पर हो गए। तो अगर आपने एक सेल से पूरी कहानी तैयार करी थी तो मेरे दोस्त जब सेल साइकिल कंप्लीट होगी तो इस एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन चुके होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो यहां पर इंटरफेज में तीन चीजें आ रही हैं, G1, S और G2। अगर आप एम फेज की बात करें तो यहां पर आपको कैरियोकाइनेसिस में चार सब फेजेस देखने को मिलेंगे, जिसे आप कह सकते हैं पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो यहां पर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज देखने को मिले। एंड देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिली सेल के दो टुकड़े हो गए। तो ये कैरियोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, जिसको मिलाकर एम फेज कहा, ये पूरा इंटरफेज है जिसमें G1, S और G2 फेज आपके आ चुके हैं। अब देखो मेरे भाई इस G1, S और G2 में क्या क्या हुआ। ये जो जीवन है इसमें क्या हुआ, ये जो जीवन है इसमें सेल सबसे ज्यादा ग्रो करता है, तो सेल की ग्रोथ हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इस जीवन फेज में ही अपना नंबर डबल कर चुकी हैं, डुप्लीकेट कर चुकी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो जीवन फेज है इसके बाद एस फेज आता है। तो जीवन फेज में क्या होगा, एस फेज की तैयारी भी होगी, कुछ प्रोटीन्स भी बनेंगे, कुछ एंजाइम्स भी बनेंगे। तो किसी भी प्रोटीन को बनाने से पहले आपको पता है क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। भाई डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन किसके जुड़ने से बना है, अमीनो एसिड के जुड़ने से। यानी आप सिंपल लिख सकते हैं कि किसी भी फेज में अगर कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन बना है तो आरएनए और अमीनो एसिड भी पक्का बने होंगे। तो यहां पर मेरे भाई सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ होती है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट कर जाती हैं, आपका आरएनए और अमीनो एसिड बनते हैं, इसका मतलब प्रोटीन्स या एंजाइम्स बन रहे होते हैं। अगला फेज जो है एस फेज, जहां डीएनए की सिंथेसिस होती है। डीएनए सिंथेसिस के लिए खूब सारी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी यहां पर बन जाती है एटीपी, यानी आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है पहले। एंड मेरे भाई यहां पर डिसीजन भी बनता है कि क्या आप इस फेज में जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी एटीपी लग जाती है इस फेज में। तो आपको सबसे पहले डिसीजन भी बनाना पड़ेगा कि क्या आप इतनी सारी एटीपी खर्च करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं।
तो 5 चीजें होती हैं जीवन फेज में। सबसे ज्यादा सेल ग्रोथ हुई, सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हुई, एंजाइम्स बने, प्रोटीन्स बने, इसका मतलब यानी आरएनए और अमीनो एसिड भी बने होंगे, एंड मेरे भाई खूब सारी एनर्जी बनी यानी एटीपी बनी, और डिसीजन बनाया सेल ने कि हाँ भाई मुझे एस फेज में जाना है। अब एस फेज में क्या होगा मेरे भाई, नाम है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, यानी यहाँ डीएनए की सिंथेसिस होगी, यानी यहाँ डीएनए की नई कॉपीज बनेंगी। तो यहां पर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर नया डीएनए बना है तो लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनेंगे क्योंकि नया डीएनए बना है तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी यही बनेंगे। एंड मेरे दोस्त एनिमल सेल में एक नई चीज पाई जा रही थी सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, तो उनका नंबर भी यहीं पर डबल हो जाएगा। यानी 3 चीजें हुई एस फेज में, डीएनए रेप्लिकेट किया यानी डीएनए की नई कॉपी बनी, डीएनए की नई कॉपी बनी तो इसको पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, एंड मेरे दोस्त आपका सेंट्रियोल सेंट्रोसोम जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं वो भी यही क्या हो गए, रेप्लिकेट हो गए। ये आपने देखा, ये आपने जाना। तो एस फेज में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जितने भी डीएनए प्रेजेंट होंगे, जितना भी डीएनए का कंटेंट होगा, ये डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। 2C से 4C हो गया, तो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। लेकिन मेरे भाई क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां एक सेंट्रोमेयर है तो इसे एक क्रोमोसोम गिनोगे, यहां भी एक सेंट्रोमेयर है तो एक ही क्रोमोसोम गिनोगे, यानी यहां क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया मेरे भाई, आप इन्हें एक एक क्रोमोसोम ही गिनोगे। तो अगर कोई सेल डिप्लॉयड था तो वो सेल डिप्लॉयड ही रहेगा, कोई सेल हैप्लॉयड था तो वो सेल हैप्लॉयड ही रहेगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ डीएनए का कंटेंट जो था, इसी क्रोमोसोम में जो डीएनए का कंटेंट था ये क्या हो गया, ये आपका डबल हो गया और कुछ भी नहीं। क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, राइट। तो एकदम आपको इंटैक्ट जीनोम अगर भेजना है डॉटर सेल में तो आपको इक्वेशनल डिवीजन करानी होगी। तो ये जो माइटोसिस हम पढ़ रहे हैं इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि दोनों डॉटर सेल में एकदम उतना ही कंटेंट गया है जितना पेरेंट के पास था। समझ लीजिए पेरेंट सेल जो था उसके पास 50 रुपए हैं, पेरेंट सेल के पास 50 रुपए हैं। अब पेरेंट सेल जब एस फेज में जाएगा तो उसका कंटेंट डबल हो जाएगा, तो पेरेंट सेल के पास कितने रुपए हो गए, 50 रुपए से 100 रुपए हो गए, ठीक है। अब ये 100 रुपए जो है वो पेरेंट सेल दोनों डॉटर सेल्स में बांट देगा, तो 100 रुपए के 2 हिस्से होंगे, तो डॉटर सेल्स के पास कितने कितने रुपए आए सर, 50-50 रुपए आए। इसका मतलब मेरे भाई पेरेंट्स के पास भी इनिशियली 50 रुपए थे और दोनों डॉटर सेल्स के पास भी 50-50 रुपए पहुंचे, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा गया ना मेरे दोस्त। पेरेंट के पास 50 रुपए थे, एस फेज में जाने के बाद ये अमाउंट डबल हो गया तो 100 रुपए हो गया, और मेरे दोस्त दो डॉटर सेल में ये पैसा अगर बांट दिया तो 50-50 रुपए बांट दिया। अब पेरेंट के पास भी इनिशियली 50 रुपए था, दोनों डॉटर सेल के पास भी 50 रुपए है, तो इक्वल ही रह गए, बिल्कुल। तो इसे इक्वेशनल डिवीजन कह दिया, इसे माइटोसिस कह दिया, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो एस फेज में 3 चीजें हुई, डीएनए रेप्लिकेट किया, हिस्टोन प्रोटीन्स ने आकर के उस डीएनए को पैक करने की कोशिश की, एंड देन आफ्टर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम आपके बन करके तैयार हो गए, नया उसका जो है एक सेट बन गया। G2 में क्या हुआ मेरे भाई, G1 में क्या हुआ था, ज्यादातर सेल की ग्रोथ हो चुकी थी, मैक्सिमम सेल ग्रोथ हुई थी, बची खुची सेल ग्रोथ आपकी यहां पर होगी। जीवन में क्या हुआ था, अधिकतर ऑर्गेनेल्स डिवाइड कर गई थी, रेप्लिकेट कर गई थी, यहां बची खुची ऑर्गेनेल्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करती हैं। देन मेरे भाई आपका G2 में कुछ और प्रोटीन्स भी बन सकते हैं जो एम फेज में काम आने वाले हैं। तो एम फेज में क्या होगा, चीजों का बंटवारा होगा, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। तो बंटवारा करने के लिए, खींचातानी करने के लिए आपको रस्सी तो चाहिए, स्पिंडल फाइबर तो चाहिए, जो कि किस प्रोटीन का बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां तैयार हो जाएगा, और प्रोटीन बनाने से पहले मैंने आपको बताया था आरएनए और अमीनो एसिड तो बनेंगे ही बनेंगे, तो पहला काम यहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएगा, ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट कर जाएंगी जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और सेल ग्रोथ भी यहां पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, आराम से देख लीजिए, यानी माइटोसिस कहां कहां यूज होती है आपकी बॉडी के अंदर। सबसे पहला तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, आपका एक जो सेल था जाइगोट वो डिप्लॉयड था, क्योंकि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आपका जाइगोट है इसके पास कहां से आया, आपकी मम्मी से आया। ओवम में 23 क्रोमोसोम थे, आपके जो मेल पेरेंट है इनके स्पर्म में 23 क्रोमोसोम थे, ये दोनों जब मिले तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम हो गए। अब हमारी बॉडी के भी हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, यानी जो जाइगोट है इसने इक्वेशनल डिवीजन दिखाई है, खुद जैसे ही डॉटर सेल्स बनाए हैं तो लगातार इसने क्या करी है, माइटोसिस करी है।
सिमिलरली अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए या किसी सेल की डेथ हो जाए तो उसकी जगह नए सेल्स जो आते हैं वो भी माइटोसिस से आते हैं। समझ लीजिए चलते चलते मेरी कोहनी पे चोट लग गई, मैं कहीं गिर गया, तो कोहनी को अब हील करने के लिए कौन आएंगे? आपके नए सेल्स आएंगे जो कि माइटोसिस से तैयार होंगे। समझ लीजिए हमारी आरबीसी जो है उसका एक लाइफ स्पैन है 120 दिन का, तो आरबीसी गायब हो जाएंगी 120 दिन के बाद, डेथ हो जाएगी उनकी। तो नई आरबीसी कैसे बन बन के आ रही है? आपकी माइटोसिस से बन बन के आ रही है मेरे दोस्त। तो सारे काम कौन करता है? माइटोसिस। और माइटोसिस होते किन सेल्स में है? अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपके कई प्लांट्स ऐसे हैं, लोअर प्लांट्स, जिनकी पूरी बॉडी के अधिकतर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, तो उनमें हैप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगी। भाई बॉडी ही हैप्लॉइड सेल की बनी है तो हैप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस हो रही होगी, जैसे एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। और कुछ हायर प्लांट्स हैं जो कि मेरे भाई आपके डिप्लॉइड बॉडी के सेल्स लेकर बैठे हुए हैं, तो डिप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे टेरिडोफाइट के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। एंड एनिमल सेल्स की अगर आप बात करें मेरे भाई, तो एनिमल सेल जो है मेरे भाई, इसमें आपका डिप्लॉइड सेल्स में अधिकतर माइटोसिस होती है। हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस हो सकती है, बट बहुत एक्सेप्शनल केस में। जैसे अगर आप बात करें ड्रोन्स की, जो कि मेल मक्खा है ना, मक्खी होती है फीमेल। मक्खा जो है मेरे भाई, ड्रोन जो है सोशल इंसेक्ट जो है, मक्खी उसका पति। ड्रोन जो है इसकी बॉडी बेचारे की हैप्लॉइड होती है, तो हैप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होगा। भाई जैसे बॉडी के सेल, उन्हीं सेल में माइटोसिस करानी पड़ेगी। अब ड्रोन की बॉडी है ही हैप्लॉइड, एल्गी ब्रायोफाइट की बॉडी है ही हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगी। अब आपकी बॉडी डिप्लॉइड है, एक जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की बॉडी डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगी। तो प्लांट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में टक्कर की माइटोसिस होती है। एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल में ज्यादा माइटोसिस हो रही होती है, एक आधा कोई एक्सेप्शन है जहां हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होती है। ये देखो मेरे भाई, ये आपका क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमेयर, ये इसकी पहली क्रोमेटिड, ये इसकी दूसरी क्रोमेटिड, दोनों सेम सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हुई। अब ये जो सेंट्रोमेयर है इसके ऊपर एक प्रोटीन की डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हमने काइनेटोकोर कह दिया। और ये जो काइनेटोकोर है मेरे दोस्त, ये आपका स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होता है। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पे चले गए, एक सेल के अपोजिट पोल पे चले गए, और इन्होंने स्पाइडरमैन की तरह ये स्पिंडल फाइबर जो है फेंक दिया इस काइनेटोकोर के ऊपर। अब ऊपर वाला जो स्पिंडल फाइबर है इसको ऊपर की साइड खींचा जाएगा सेंट्रियोल द्वारा, और नीचे वाला जो स्पिंडल फाइबर है इसको नीचे खींचा जाएगा, तो एक क्रोमोसोम फट जाएगा, आधा आधा दो डॉटर सेल में बट जाएगा। यानी यहां पर मेरे भाई इनिशियली पेरेंट सेल की ये कंडीशन थी, फिर हमने इस कंटेंट को डबल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा दो डॉटर सेल में बांट देंगे, तो जितना पेरेंट में कंटेंट था उतना ही दोनों डॉटर सेल में पहुंच गया, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा। अब मेरे भाई एनिमल्स में तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, तो ये स्टार जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये स्टार जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो एनिमल्स में जो डिवीजन होती है इसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रल डिवीजन। एस्टर का मतलब होता है स्टार, यानी एनिमल में स्टार बनेंगे। प्लांट में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, तो वहां कुछ और प्रोटीन्स हैं जिसे एमटीओसी कहा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजर सेंटर, तो वहां यह स्टार जैसी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलती, कुछ और प्रोटीन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये एस्टर एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ एन एस्ट्रल डिवीजन जो है ये नाम लिया जाता है। करेक्ट। तो आपका ये जो दोनों के दोनों एस्टर हैं और ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये स्काई ब्लू कलर का जितना भी तामझाम है, एस्टर और स्पिंडल फाइबर, एस्टर और स्पिंडल फाइबर, इसको मिला करके हम एक साथ क्या कहते हैं? माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। करेक्ट। माइटोटिक अपरेटस मतलब दोनों पोल्स के ये जो एस्टर हैं और इनका छोड़ा हुआ जो स्पिंडल फाइबर है, इसे मिला के हम लोगों ने क्या कह दिया? माइटोटिक अपरेटस कह दिया। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड एम फेज इन डिटेल। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हम लोगों ने इंटरफेज पढ़ा था, G1 में क्या हुआ, S में क्या हुआ, G2 में क्या हुआ, ये हमने पढ़ा। एक और छोटी सी चीज है वहां पर जो आपको समझाई जा सकती है, दैट इज G0 फेज, इसे क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। कुछ सेल जिनको अभी डिवाइड नहीं करना है वो क्या करते हैं? G1 से एग्जिट ले लेते हैं और G0 फेज में चले जाते हैं, यानी क्वेसेंट स्टेज में चले जाते हैं। यहाँ पे सेल जिंदा तो है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा है। जब भी इन सेल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी ये वापस जीवन में एंटर कर सकते हैं, इनको डिवाइड करवाया जा सकता है। और एक और चीज मैंने बताई थी कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते, दे डू नॉट डिवाइड एट ऑल। इसका मतलब ये जो सेल हैं ये परमानेंटली G0 में जा चुके हैं, अब ये वापस नहीं आ सकते, तो ये एक्सेप्शनल टाइप ऑफ सेल्स माने जाते हैं। अब देखो मेरे भाई, इंटरफेस के बाद आता है आपका एम फेज।
तो एम फेज में क्या क्या हुआ गौर से समझना है। सबसे पहले आपने देखा कि एम फेज में होती है कैरियोकाइनेसिस, यानी ये जो एक न्यूक्लियस है इसको मुझे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है, तो कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, राइट। इस न्यूक्लियस के डिवीजन में चार फेजेस थे जिन्हें मैं पी मैट कह रहा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देख लेते हैं इन सारे फेजेस में क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्रोफेज, और वो भी अर्ली प्रोफेज, है ना। प्रोफेज के दो टुकड़े कर दिए हैं समझने के लिए कि स्टार्ट में और एंड में क्या होता है। तो प्रोफेज में कुछ खास नहीं होने वाला। प्रोफेज में बस इतना याद रखिए कि प्रोफेज में ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर देते हैं, और पहुंचते कब है मेरे भाई, मेटाफेज में। हमेशा याद रखेगा कि प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स हैं अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट किए हैं, चले हैं, पहुंचे नहीं हैं। पहुंचेंगे कब मेरे भाई, आपका मेटाफेज में या अपोजिट पोल पर पहुंचेंगे। तो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट किए प्रोफेज में, पहुंच गए मेटाफेज में। ये जो आपका डीएनए है, यहाँ पर नया नवेला जो डीएनए है मेरे भाई, ये पुराने डीएनए के साथ गुथा हुआ है। हर डीएनए की एक कॉपी बनी थी, तो नया और पुराना डीएनए आपस में है गुथा हुआ, यानी ये टेंगल्ड है, यानी ये इंटरवाइंड है। नया और पुराना डीएनए जो है इसमें आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर इनडिस्टिंक्ट। नया डीएनए और पुराना डीएनए, भाई पुराना डीएनए था पहले से पेरेंट सेल में, नया डीएनए बना एस फेज में, ये आपस में ऐसे गुथे हुए हैं। नए और पुराने डीएनए में आप कोई फर्क नहीं कर सकते, ये टेंगल्ड है, ये इंटरवाइंड है, यानी अभी जुल्फें जो है उलझी हुई हैं, डीएनए के स्ट्रैंड उलझे हुए हैं। आपको अगर डीएनए को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करना है, आपको खुली जुल्फों की अगर चोटी बनानी है, तो आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, कंघी करनी पड़ेगी। चोटी बनाने से पहले कंघी करनी पड़ती है ना, बालों को सुलझाना पड़ता है। तो सबसे पहले टेंगल्ड डीएनए है, इसको हम अनटेंगल्ड करेंगे, इसको थोड़ा खोलेंगे बढ़िया तरीके से, और धीरे धीरे पैक करते करते इनकी हम क्या कर देंगे, चोटी बना देंगे। यानी ये जो टेंगल्ड डीएनए है, इंटरवाइंड डीएनए है, इसको मैं खोलूंगा और फिर इसको अच्छे तरीके से पैक कर दूंगा, क्रोमोसोम बनाने का काम करूंगा। तो ये जो डीएनए है ये पैक होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में, लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम आपको कब दिखाई देने लगते हैं, मेटाफेज में जाकर के। तो दो काम ऐसे हैं जो प्रोफेज में स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन मेटाफेज में कंप्लीट हो रहे हैं। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हुए प्रोफेज में, पहुंच गए मेटाफेज में। डीएनए की कंडेंसेशन यानी डीएनए की पैकेजिंग स्टार्ट हुई प्रोफेज में, खत्म हो गई मेटाफेज में। एकदम सही सटीक ये बात है, ठीक है। और जैसे जैसे मेरे भाई ये डीएनए थोड़ा बहुत पैक होता रहेगा, जब आप प्रोफेज के एंड में पहुंचोगे तो प्रोफेज के एंड में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब जब ये क्रोमोसोम बढ़िया तरीके से तैयार हो चुके होंगे, मेन है दोनों डॉटर सेल्स के अंदर डीएनए भेजना। डीएनए है तो सब कुछ है, बाकी सारी चीजें तैयार करी जा सकती हैं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए इन पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो, इसके लिए हमें इन न्यूक्लियर एनवेलप को हटाना पड़ेगा। भाई ये सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर फेंकेगा, यहीं अटक जाएगा स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियर एनवेलप के पास ही। तो आगे क्रोमोसोम तक वो अटक ही नहीं पाएगा, क्रोमोसोम तक अटैच ही नहीं हो पाएगा, तो खींचातानी कैसे करेंगे। इन क्रोमोसोम को फ्रीली मूव करने की जगह चाहिए, स्पिंडल फाइबर को बढ़िया तरीके से अटैच होने की जगह चाहिए। तो मेरे दोस्त जितनी भी चुटुर पुटुर ऑर्गेनेल्स हैं, इनके टुकड़े करके हम कोनों में भेज देते हैं कि तुम थोड़ी देर कोने में रहो, बाद में तुम्हें रीअसेंबल कर लेंगे। अभी के लिए तुम जो है क्रोमोसोम के लिए, साहब के लिए जगह छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। इसीलिए प्रोफेज के एंड में ये काम होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब गायब हो जाते हैं। जब भैया कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो ये न्यूक्लियर एनवेलप आपका वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब वापस आ जाएंगे। तो प्रोफेज में जो चीज गायब होती है वो टेलोफेज में वापस आ जाती है। अब क्या हुआ, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट किए थे, या अपोजिट पोल पर पहुंच गए। जो डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था ये प्रॉपर्ली कंडेंस हो गया। अब आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, आराम से सुनिए। अब आप ये जो एस्टर है, ये जो सेंट्रियोल के पेयर हैं और इनमें ये जो सितारे जैसी अपीयरेंस आ रही है, ये जो एस्टर है, इनसे आप स्पिंडल फाइबर फेंकेंगे इन क्रोमोसोम के ऊपर दोनों साइड से, और इन क्रोमोसोम को खींच तान के एडजस्ट करके आप क्या करेंगे, बेसिकली सेंटर पे, सेल के बीच में लाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि जब सारी सामान, सारी चीजें सेल के बीच में रखी जाएंगी तो उनका डिवीजन, उनका बंटवारा आसान हो जाएगा। भाई जिस जिस सामान का बंटवारा करना है उसे बीच में रखो, आधा सामान इस साइड का तुम ले जाओ, आधा सामान इस साइड का तुम ले जाओ। दोनों डॉटर सेल में सामान बांटने में आसानी होती है जब सारा सामान बीच में रखा होता है, सबको दिख रहा होता है कि क्या क्या सामान है।
यस, तो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर पर टच हो चुके हैं और यहाँ प्रॉपर क्रोमोसोम बन गए जिनमें आपकी दो दो क्रोमेटिड्स देखने को मिल रही हैं, ये आपको पता लगा। अब भैया खींचातानी करके मैंने सारे के सारे क्रोमोसोम को इस सेल के सेंटर पे लगा दिया है, यानी सेल के इक्वेटर पे लगा दिया है, तो एक प्लेट सी बन गई है। मेटाफेज के दौरान ये प्लेट बनती है, इसे मेटाफेजिक प्लेट कहा। या सेल के इक्वेटर पे सारा सामान देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसे इक्वेटोरियल प्लेट कह दिया, एक ही बात है। अब क्या होगा, यहां पर एम फेज जो है, यहां कंडेंसेशन एकदम कंप्लीट हो चुकी है, क्रोमोसोम जो है देखने को मिले मेटाफेज में। तो इन क्रोमोसोम का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, इन क्रोमोसोम का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है या नंबर काउंट करना है 1 2 3 4, तो आप कहां करोगे, मेटाफेज में करोगे। हमेशा याद रखना, अगर क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना हो या उनका स्ट्रक्चर देखना हो, कहां देखा जाएगा, उनकी शक्ल आपको देखनी है तो सबसे बेहतर कहां दिखेगी, आपको मेटाफेज में दिखेगी। लेकिन इन क्रोमोसोम की शेप देखनी हो भैया, यहां पर वी शेप बन रहा है, एल शेप बन रहा है, जे शेप बन रहा है, आई शेप बन रहा है, ये क्रोमोसोम की शेप कब दिखाई देगी, जब एक क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपोजिट पोल पर जाएंगे तो ये एक शेप बना रहे होंगे। तो अगर आपको शेप देखनी है क्रोमोसोम की तो एनाफेज में देखोगे। तो एम फॉर मेटाफेज में आप एम फॉर मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर देखते हो, ए फॉर एनाफेज में आप ए फॉर एनाटॉमी यानी शेप देख सकते हो क्रोमोसोम की। तो अब क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल पर जाने लगे, एक क्रोमेटिड को ऊपर खींच लिया, एक क्रोमेटिड को ऊपर खींच लिया, एक क्रोमेटिड को ऊपर, एक क्रोमेटिड को ऊपर, दूसरी क्रोमेटिड को नीचे, दूसरी क्रोमेटिड को नीचे, दूसरी क्रोमेटिड को नीचे, दूसरी क्रोमेटिड को नीचे, तो एक क्रोमेटिड सेपरेट हो गई और ये बीच का जो सेंट्रोमेयर था ये भी फट गया, आधा ऊपर आधा नीचे, तो सेंट्रोमेयर जो है ये भी स्प्लिट हो गया। अब स्पिंडल फाइबर यहां लगा हुआ था इस काइनेटोकोर के ऊपर, तो जब मैं खींचूंगा इस क्रोमेटिड को ऊपर की साइड तो गोला तो ऊपर रहेगा और आर्म्स पीछे रहेंगी, गोला ऊपर आर्म पीछे, गोला ऊपर आर्म पीछे, गोला ऊपर आर्म पीछे, यानी गोला पोल की साइड, गोला पोल की साइड आर्म पीछे, गोला पोल की साइड आर्म पीछे, गोला पोल की साइड आर्म पीछे, गोला पोल की साइड आर्म पीछे। तो गोला जो है ये आपका सेंट्रियोल की तरफ यानी पोल की तरफ होता है और आर्म्स पीछे पीछे लुढ़कती हुई आ जाती हैं, साथ अटैच्ड है सेंट्रोमेयर के, इसीलिए तो उन्हें हम कहते हैं दे आर ट्रेलिंग बिहाइंड। अब भैया क्या हो गया, अब आपने आधा जो आपका कंटेंट था, आधा जो क्रोमोसोमल कंटेंट था ऊपर भेज दिया, आधा नीचे। अब इसे हम एक न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पैक कर देंगे, तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब वापस आ गए और ये क्रोमोसोम अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गए थे भैया एक शादी में, पहले आप घर पे कच्चा बनियान पहन के बैठे हुए थे, नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट में थे। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, आप बढ़िया तरीके से सूट बूट में आ गए। अब सारा काम खत्म हो चुका है, घर आके दोबारा कच्चा बनियान में आ गए, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर आपका डीएनए खुला पड़ा हुआ है। क्रोमोसोम जो है दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, यहाँ इस टीलोफेज में आपको क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे। अब आपको यहाँ पर बस डीएनए, खुला खुला डीएनए देखने को मिलेगा। आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही वापस आ गए। ये है आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर आप साइटोकाइनेसिस देखें कि भैया अभी हमने न्यूक्लियस का डिवीजन तो कर लिया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस तो बन गए, अब सेल के भी तो 2 टुकड़े करने हैं। तो एनिमल सेल में सेल के 2 टुकड़े करना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे भाई सेल वॉल नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्लांट में तो रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है बस, और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है तो पुचुक करके 2 सेल डिवाइड हो जाएंगे। बाहर से अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन आपकी क्या करेगी, फरो बना लेगी और सेल जो है डिवाइड कर जाएंगे। तो सेंट्रीपेटल यहां पर फरो बनती है, यानी आप सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं, बाहर से अंदर की साइड आप सेल को पिचका रहे हैं। वहीं अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी है, तो सेल वॉल भी है तो यहां पर क्या होगा, आप सेल को पिचका तो नहीं सकते, सेल वॉल है, तो आप अंदर से बाहर की साइड क्या कर देते हैं, 2 सेल के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। तो ईआर और जीसी के कुछ फ्रेगमेंट्स आकर के आपके सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल प्लेट बना देते हैं जिसको हमने फ्रेगमोप्लास्ट भी कहा, और ये सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो कर रही है इसलिए सेंट्रीफ्यूगल है। तो एनिमल सेल में फरो बनी सेंटर की तरफ यानी सेंट्रीपिटल, और प्लांट सेल के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई सेंटर से बाहर की तरफ गई इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल है। यहां सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बना, यहां फरो बना, यहां सेंट्रीपिटल, यहां सेंट्रीफ्यूगल फ्रेगमोप्लास्ट देखने को मिला। समझ लीजिए कोई ऐसा सेल है
जहां कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, एक सेल में 2 न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो उस सेल के अंदर क्या 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे? अब बिल्कुल, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी, जिसे प्लांट के केस में सिंसीटियम कहा जाता है। तो आप जो नारियल पानी पीते हो, लिक्विड कोकोनट एंडोस्पर्म जो पीते हो, वहां भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वहां भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है, इसे सिंसीटियम कहा प्लांट्स में। फंगस में इसी चीज को सिनोसिटिक कहा जाता है। आने वाले चैप्टर में आपको पता लगेगा कि फंगस में सेम चीज, एक ही सेल में जब मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं तो इसे सिनोसिटिक कंडीशन कहा, और प्लांट में इसी चीज को सिंसीटियम हम लोगों ने कह दिया। अब मेरे दोस्त, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस। यानी अभी तक हमने माइटोसिस के बारे में चर्चा की, जो कि इक्वेशनल डिवीजन था। जैसा पेरेंट सेल था वैसे ही डॉटर सेल बन जाएंगे। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो दोनों सेल जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे, पेरेंट सेल अगर हैप्लॉयड है तो दोनों डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो भी हैप्लॉयड होंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक सेल से 4 डॉटर सेल बन रही होती हैं। अब हमने क्या किया था माइटोसिस में, पेरेंट के पास 50 रुपए थे, एस फेज में जाने के बाद वो 100 रुपए में कन्वर्ट हो गए, और दोनों डॉटर सेल में हमने 50-50 रुपए बांट दिए। तो पेरेंट के पास भी शुरू में 50 रुपए थे, डॉटर सेल के पास भी 50 रुपए आए, इक्वेशनल डिवीजन हो गया। मियोसिस में ऐसा नहीं होता भाई। ये जो मियोसिस है इसमें क्या होगा, एक पेरेंट सेल है उसके पास 50 रुपए थे, एस फेज में गया 100 रुपए हो गए, अब 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2, यानी एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। अब ये 100 रुपए अगर 4 डॉटर सेल में बांटे हैं तो 25-25 रुपए ही तो आए डॉटर सेल के हाथ में। पेरेंट के पास इनिशियली 50 रुपए थे, चारों डॉटर सेल में 25-25 रुपए आए, तो आधे हो गए ना पैसे, आधे हो गए। इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में आधे हो जाते हैं, तो यहाँ 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स बनती हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार हुआ, यानी 50 रुपए से 100 रुपए हुए एक बार, बस एस फेज एक बार आया, लेकिन डिवीजन 2 बार हो गई। डॉटर सेल आपके 4 बन गए, इसलिए हर डॉटर सेल के हाथ में 25-25 रुपए आए, इसीलिए इसे क्या कहा गया, आपका रिडक्शनल डिवीजन कहा गया। करेक्ट। अब सिग्निफिकेंस देखिए इस मियोसिस की। यहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहता है। कैसे, समझ लीजिए मेरे भाई, ये है माता जी, है ना, मदर। अब मदर में 46 क्रोमोसोम है, इनके सिर्फ 23 क्रोमोसोम गैमीट में आए, किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। 46 क्रोमोसोम थे पेरेंट में, सिर्फ 23 आगे जा रहे हैं ओवम में, तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, मतलब मियोसिस हुई है। ये फादर है, अब फादर में भी 46 क्रोमोसोम थे, इनके भी सिर्फ 23 जो है, इनके भी, एक सेकेंड, इनके भी 23 जो है ये आपके स्पर्म में आए। अब ये 23 जब मिलेंगे तो आपके अंदर कंप्लीट 46 क्रोमोसोम बनेंगे ना भाई। अगर मदर भी अपने सारे के सारे क्रोमोसोम दे देती, अगर मदर भी कहती कि लो भैया मेरे 46 के 46 क्रोमोसोम ले जाओ, फादर भी कहते हैं 46 के 46 क्रोमोसोम ले जाओ, तो आप में कितने हो जाते हैं, 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं। आप मम्मी पापा जैसे नहीं होते, आपके पास उनसे डबल क्रोमोसोम है। पर अगर भैया मम्मी की तरफ से सिर्फ 23 क्रोमोसोम आए हैं और पापा की तरफ से सिर्फ 23 क्रोमोसोम आए हैं, तो अब आप में भी 46 क्रोमोसोम हो गए, सेम मम्मी पापा जैसे। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस नाम की चीज नहीं होती तो आप में क्रोमोसोम जो है अपने मम्मी पापा से ज्यादा हो जाते। तो क्रोमोसोम जो है इनका नंबर जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रखने का काम मियोसिस का है। और यहाँ 4 डॉटर सेल्स जो बनती हैं मियोसिस से, चारों डिफरेंट होती हैं, तो वेरिएशंस भी आती हैं मियोसिस की वजह से। और वेरिएशन आएंगे तो आप बढ़िया तरीके से इवॉल्व कर पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे, यानी बेहतर बन पाओगे। कैसे वेरिएशन आई, आराम से देखिए। यहां मियोसिस के अंदर एक खास चीज हो रही होती है जिसे हम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर मतलब 2 क्रोमोसोम जो है ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब नई कॉम्बिनेशन बन जाएगी, दोनों क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे समझ लीजिए भैया, हमारे पास मम्मी से ये क्रोमोसोम आए 23 क्रोमोसोम, पापा से ये क्रोमोसोम आए 23 क्रोमोसोम, तो क्या मेरे भाई यहां पर हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है भाई। क्रोमोसोम नंबर 1 मेरे पास 2 है, एक मम्मी से आया एक पापा से। क्रोमोसोम नंबर 2 मेरे पास 2 है, एक मम्मी से आया पापा से। क्रोमोसोम नंबर 3 2 है, क्रोमोसोम नंबर 4 2 है, क्रोमोसोम नंबर 5 2 है। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 थे, जो मेरे पास 2 थे, एक मम्मी से आया एक पापा से, इन दोनों का साइज बराबर होगा ना, दोनों है तो क्रोमोसोम नंबर 1 ही। तो ये बराबर साइज के एक जैसे जो क्रोमोसोम है ये साथ में पेयर बना लेते हैं। एक जैसे क्रोमोसोम जब पेयर बना लेते हैं इसे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर कहा जाता है। होमो का मतलब होता है सेम।
तो समझ लीजिए ये वो क्रोमोसोम नंबर 1 है जो मेरे पास मम्मी से आया, ये वो क्रोमोसोम नंबर 1 है जो मेरे पास पापा से आया। अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें भी 2 क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की बहनें हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कह दिया। ये दोनों क्रोमेटिड भी एक दूसरे की बहनें हैं, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कह दिया। भैया लेकिन ये वाली जो है और ये वाली जो है ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर थोड़ी हैं। इस वाली का ये सेंट्रोमेयर है, इस वाली का ये सेंट्रोमेयर है। दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयर में क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है इनकी आर्म्स एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, यानी इस प्रकार से क्रॉस कर लेती हैं, इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अगर ये इस प्रकार से क्रॉस कर लेंगी तो इस हरे वाले क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट जो है नीले वाले पे चला जाएगा, नीले वाले का हरे वाले पे, हरे वाले का नीले वाले पे, नीले वाले का हरे वाले पे, एंड यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसी बन जाएगी। अब मियोसिस में मैंने आपको बताया 4 डॉटर सेल बनती हैं, मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल, मियोसिस 2 के बाद 4 डॉटर सेल। तो समझ लीजिए मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 हुई तो 2 डॉटर सेल बन गई, एक में ये क्रोमोसोम चला गया, एक में ये वाला चला गया। अब क्या हुआ, मियोसिस 2 हुई, इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक में चला गया प्योर हरा, एक में चला गया हरे पे नीला, और इसके भी 2 टुकड़े हुए, एक पे चला गया नीले पे हरा और एक पे चला गया प्योर नीला। तो एक डॉटर सेल जो बनी उसमें ऐसा क्रोमोसोम है हरा, एक में हरे पे नीला, एक में नीले पे हरा, एक में सिर्फ नीला, यानी चारों के चारों ये जो क्रोमोसोम्स हैं, चारों के चारों जो डॉटर सेल्स हैं, क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल है। तो जाहिर सी बात है यही हमें प्रूव करना था कि चारों डॉटर सेल्स डिफरेंट बन रहे हैं मियोसिस से, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो अगर आप मियोसिस की बात करो तो यहां पर क्या क्या होगा, सबसे पहले तो तैयारी होगी मियोसिस की, यानी G1S G2 यानी इंटरफेज होगा। उसके बाद आपका मियोसिस 1 होगा विच इज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहां देखो मियोसिस 1 में जितने क्रोमोसोम थे सीधे सीधे दोनों डॉटर सेल में आधे आधे बट गए हैं, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया है, इसे रिडक्शनल डिवीजन बोला। अब ये जो मियोसिस 1 है मेरे भाई, इस मियोसिस 1 में भी कैरियोकाइनेसिस होगी जहां प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा, और साइटोकाइनेसिस होगी जहां सेल डिवीजन होगा। मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस होगा जहां प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा, और साइटोकाइनेसिस होगी जहां सेल डिवीजन करेगा। अब मियोसिस 1 के जितने भी फेजेस हैं इन सब के आगे 1 लिख दो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। आपका मियोसिस 2 के जितने भी फेज हैं उन सब के आगे 2 लिख दो, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। करेक्ट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। यहां प्रोफेज 1 के 5 अलग अलग पार्ट्स और हैं जिनको हम याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। ला जरा पानी दे दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। सबसे अलग नाम जो है डायाकाइनेसिस, इसको अलग रख दिया, बाकी सबको साथ रख दिया जिनके नाम के एंड में टीन टीन आ रहा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन। यस, तो ला जरा पानी दे दे, ये हो गया प्रोफेज 1। फिर मेटाफेज 1 आएगा, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस, तो 2 सेल बन गए, रिडक्शनल डिवीजन से 2 सेल बन गए। फिर आपका क्या आ गया मेरे भाई, फिर यहां पर आ गया आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब आया मेरे भाई आपका साइटोकाइनेसिस के बाद, तो इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा हमने, यानी मियोसिस 2 जो होता है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जैसा हमने अभी देखा था कि भैया आपका ये जो क्रोमोसोम है इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये जो क्रोमेटिड है ये 2 डॉटर सेल में चले जाएंगे अलग अलग, और सेंट्रोमेयर भी बीच में से फट जाएगा। ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये अलग अलग चले जाएंगे डॉटर सेल में, और ये सेंट्रोमेयर भी बीच में से फट जाएगा। ये सेम माइटोसिस जैसा ही काम हो रहा है। तो मियोसिस 2 इज इक्वेशनल, सेम माइटोसिस जैसा, और मियोसिस 1 जो है इट इज रिडक्शनल इन नेचर, यहाँ क्रोमोसोम का नंबर कम हो रहा होता है। अब आप यहाँ पर पूरे के पूरे मियोसिस को अच्छे तरीके से देख डालिए। देखो मेरे भाई, सबसे पहले है आपका लेप्टोटीन, नाम में ही आ रहा है लिप्टो, यानी यहाँ पर नया जो डीएनए बना है ये लिपटना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि प्रोफेज में डीएनए पैक होना स्टार्ट हो जाता है, लिपटना स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोफेज के दौरान डीएनए क्या होगा, पैक होगा, और प्रॉपर क्रोमोसोम कहां दिखाई देंगे, सबसे बेस्ट मेटाफेज में। अब आप बोलेंगे सर ऊपर भी तो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कहां दिखाई देंगे, प्रॉपर पैकेजिंग जहां आप बोलो कि यार कंप्लीट हो गई, दैट इज इन मेटाफेज। तो ड्यूरिंग प्रोफेज ये जो क्रोमोसोम है पैक होता रहेगा, मेटाफेज में आके प्रॉपर्ली पैक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर गए थे, प्रोफेज में मूव करते रहे, एंड मेटाफेज में जाके अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं और खींचातानी शुरू कर बैठे हैं। ये 2 चीजें हमने देखी। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि भैया प्रोफेज के एंड में आते आते ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ईआर है, जीसी है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है आपकी, गायब हो जाती है,
एकदम सही बात है। तो प्रोफेज के एंड में यानी प्रोफेज के लास्ट फेज में डायाकाइनेसिस में हमने सारी चीजें गायब कर दी। तो 3 चीजें माइटोसिस में पड़ी थी, तीनों चीजें यहां पर सेम आई। पहली चीज कि डीएनए पैक होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। प्रॉपर पैकेजिंग कंप्लीट कहां हुई है? आपकी मेटाफेज में। सेंट्री और अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर चुके हैं प्रोफेज में, प्रॉपरली पहुंच कहां जाएंगे? अपोजिट पोल पर, आपके मेटाफेज में। और प्रोफेज के एंड में आकर के आपका ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है, ईआर है, जीसी है, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अब यहां नाम में ही देखो लेप्टोटीन यानी लिप्टो का साउंड आ रहा है, यानी डीएनए लिपटना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और डीएनए इतना ठीक ठाक लिपट चुका होगा कि ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाए। तो एल फॉर लेप्टोटीन में आपको ये क्रोमोसोम जो ठीक ठाक बन चुके हैं लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगे। तो लेप्टोटीन से 2 बातें हमें पता लगी। लिप्टो यानी डीएनए लिपटना शुरू हो गया है, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया है और इतना क्रोमोसोम बन चुका है कि लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाए। अगला है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में जेड अल्फाबेट आ रहा है, इसका मिरर अल्फाबेट बनाओगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, यानी यहां एक चीज बनेगी साइनेप्सिस या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगी? गोंद लग जाएगी। ये प्रोटीन की बनी हुई गोंद है। तो ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अब साथ चिपक गए, 2 जिस्म एक जान हो गए, तो इसे हम टेट्राड कहते हैं या बाइवेलेंट कहते हैं। तो बायवेलेंट क्योंकि यहां 2 क्रोमोसोम एकदम साथ जुड़ चुके हैं, तो 2 का मतलब होता है बाय, तो यहां बायवेलेंट बना। और इन 2 क्रोमोसोम में टोटल मिला करके 4 क्रोमेटिड है, तो यहां 4 क्रोमेटिड है, 4 का मतलब होता है टेट्रा, तो इसे टेट्राड भी कहा। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या साइनेप्सिस यहां बन गया है, जिस वजह से आपको टेट्राड या बायवेलेंट बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये और बेहतर कब दिखाई देता है? टेट्राड क्लियरली कब अपीयर होता है? आपका अगले फेज में यानी पकाइटिन में। तो पकाइटिन में क्या होता है? यहां पर क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो चुकी है। अब तो ये क्रोमोसोम थोड़े दूर दूर थे, लेकिन अब एक दूसरे पे चढ़ने वाले हैं। इसका मतलब मेरे दोस्त यहां पर ये जो टेट्राड है और क्लियरली दिखाई देगा। तो और क्लियरली आपको यहां पर टेट्राड दिखाई देता है। सिर्फ पकाइटिन ही ऐसा फेज है जहां सी अल्फाबेट आ रहा है। सी का मतलब है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो यहां क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साथ में बना ही रह जाता है। रिकॉम्बिनेशन हुई है तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनेगा, जहां पर ये आपके अटैच हो रहे हैं आर्म्स, इसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमने कह दिया। रिकॉम्बिनेशन एक लंबा प्रोसेस है, इसमें एक एंजाइम भी यूज होता है रिकॉम्बिनेज, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो ये जो है लेप्टोटीन जाइगोटीन थोड़े छोटे फेज थे, इनसे थोड़ा बड़ा फेज आपका क्या है? पकाइटिन हो जाएगा। अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है ना? ये आर्म्स ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, बीच का सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा अगले फेज में डिप्लोटीन में, यानी सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो चुका है। बाकी आपका ये एक्स शेप स्ट्रक्चर यहां पर बच गया है बस, जहां पर आर्म्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ है, इसे कियाजमाटा कहते हैं। यानी सिर्फ कियाजमाटा बचा है, बाकी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया है, इसे डिप्लोटीन कहा गया। और कई ऐसे आपके मैमल्स के oocyte वर्टिब्रेट्स के oocyte होते हैं जिनमें ये जो डिप्लोटीन है कुछ महीनों या कुछ सालों लंबा तक भी हो सकता है। समझ लीजिए एक फीमेल है जो कि गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उस फीमेल के अंदर एक बच्ची है ना, बेबी गर्ल है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? उस बेबी गर्ल में oocyte डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जब वो अपनी माँ के पेट में है तभी, जब वो अपनी माँ के यूट्रस में है तभी, राइट? तो वो oocyte डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ है तो उसने G1 फेज, S फेज, G2 फेज कंप्लीट कर लिया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन कंप्लीट कर लिया। डिप्लोटीन में आकर के वो सेल साइकिल जो है रुक जाती है और बाद में कब कंटिन्यू होती है? जब ये फीमेल डिलीवर हो जाए और बड़ी हो जाए, 13-14 साल की हो जाए, प्यूबर्टी की एज में आ जाए, मैच्योर हो जाए, तब उसमें एग रिलीज होने स्टार्ट होते हैं। यानी ये डिप्लोटीन में रुकी हुई जो सेल साइकिल है ये 13-14 साल बाद रिज्यूम होती है। तो कई ऐसे केसेस हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर जिनके oocyte कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक डिप्लोटीन स्टेज में ही पड़े रहते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद डायाकाइनेसिस, यानी ये जो एक्स शेप की आजमाटा है ये भी टूट गया, तो नीले वाले पे थोड़ा सा हरा वाला पार्ट, हरे वाले पे थोड़ा सा नीला वाला पार्ट, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हो गई। और ये आपका आखिरी फेज है प्रोफेज का, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें आपकी क्या हो चुकी हैं? गायब हो चुके हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब गायब हो चुका है।
तो सबसे पहले लेप्टोटीन में आपने डीएनए को लिपटाया, यानी अल्टीमेटली आपने क्या किया, डीएनए को कंडेंस कर दिया, इतना कंडेंस कर दिया कि लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लग जाए। फिर आपके जो 2 क्रोमोसोम बने हैं इनको आपने पास-पास ला करके खड़ा कर दिया, यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना दिया ज़ाइगोटीन में। उसके बाद आपने क्रॉसिंग ओवर करा दी पकाइटिन में, लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी बना हुआ है। डिप्लोटीन में आपने सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा, लेकिन ये एक्स शेप कियास्माटा अभी भी बना हुआ है। और डायकाइनेसिस में आपने कियास्माटा भी तोड़ दिया, तो आपके रिकॉम्बिनेशन के बाद जो क्रोमोसोम है ये अलग-अलग हो गए। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन्होंने 2 मेटाफेजिक प्लेट बना ली। मेटाफेज में 2 मेटाफेजिक प्लेट तो बनाई है, तो एक मेटाफेजिक प्लेट ऊपर, एक मेटाफेजिक प्लेट नीचे। एनाफेज में कोई भी यहां पर चीरफाड़ नहीं हुई, बस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक नीचे एक ऊपर आपका चला गया। एंड मेरे भाई एनाफेज के बाद आया टीलोफेज। यहां पर आपका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी सब वापस आ गए। क्रोमोसोम जो है एज इट इज रहा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्रोमोसोम तो एंड में गायब हो जाना चाहिए, डीएनए में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नहीं मेरे भाई, क्योंकि ये मियोसिस 1 कंप्लीट हुई है, मियोसिस 2 तो अभी रहती है। तो पहले आपको माइटोसिस के केस में सिर्फ एक शादी में जाना था, अब आपको शादी में भी जाना है और शादी से आने के बाद एक बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है, तो आप बार बार तैयार नहीं होगे। एक जो आपने सूट बूट चढ़ा लिया है, एक जो सूट बूट पहन लिया है, उसी से आप बर्थडे पार्टी भी अटेंड करके आ जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका क्रोमोसोम खुल सकता है कि भैया आप घर पे आए, आपने मोजे उतार दिए, शूज उतार दिए, टाई को थोड़ा ढीला कर लिया, उतना जो है ढीलापन बनता है यहाँ पर। बाद में क्योंकि आप मियोसिस 2 में एंटर करेंगे, तो दोबारा से क्या होगा मेरे दोस्त, ये आपके 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। अब ये दोनों डॉटर सेल मियोसिस 2 में एंटर करेंगे, तो प्रोफेज में जितनी ये आपकी क्रोमोसोम में थोड़ी बहुत ढीलापन आया होगा, उसको हम दोबारा पैक कर देंगे और प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप ईआरजीसी गायब कर देंगे। फिर मेटाफेज में क्रोमोसोम बढ़िया पैक हो चुका है ना, तो ये आपका एक ही मेटाफेजिक प्लेट बना लेगा, सेम माइटोसिस जैसा। अब एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनाई है, तो एनाफेज में भैया इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, ऊपर वाली क्रोमेटिड ऊपर, नीचे वाली क्रोमेटिड नीचे, और बीच का सेंट्रोमियर है, इसके भी 2 टुकड़े हो गए। और फिर टीलोफेज में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 आपके न्यूक्लियस बन जाएंगे। और अब शादी ब्याह भी खत्म हो चुकी है, बर्थडे पार्टी भी खत्म हो चुकी है, तो टीलोफेज के एंड में क्या हो जाएगा, आपका ये जो क्रोमोसोम है अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, यानी अल्टीमेटली अब ये खुला खुला हो जाएगा, दोबारा से कच्चा बनियान में अपनी शाही पोशाक में आ जाएगा। दिस वॉज अ क्रिस्प रिवीजन लेक्चर और समरी लेक्चर ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा होगा। इफ यस, तो नीचे कमेंट सेक्शन में तारा रारा की बारिश कर दीजिएगा, या फिर वीपू सर ओपी की बारिश कर दीजिएगा, जारविस आर्मी ओपी की बारिश कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में विद अनदर वेरी ग्रेट वीडियो ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स, जहां पर समरी में हम लोग तबाही मचा रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिनिमम टाइम पॉसिबल में मैक्सिमम आउटकम आपको ला करके दे रहे होंगे।